क्योंकि रोचक कथाएं हैं, रोचक जानकारियां हैं और इसके साथ साथ ये आपको आईएएस में सिलेक्शन भी दिलाने का कार्य करता है। नमस्कार, प्लूटस आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने जा रहा हूं। वह विषय है इतिहास। यानी इतिहास को आप ऑप्शनल पेपर यानी एक वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें, इस रणनीति पर विचार करेंगे। और इस सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हम क्यों इस विषय को लें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जिस विषय की आज चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है। यानी आप देखोगे तो ये कई दशकों से, मैं कह नहीं सकता कई वर्षों से नहीं, मैंने क्या बोला, यह 2-3 दशक से सर्वप्रिय विषय रहा है भारतीय इतिहास, जिसमें विश्व इतिहास, इतिहास यानी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास सब कुछ पढ़ेंगे। तो यह विषय इसलिए यह सर्वप्रिय विषय माना जाता है क्योंकि इस विषय का लाभ आपको जीएस में भी मिलेगा, आपको ऐसे लिखने में भी आसानी मिलेगी, निबंध में यह आपकी बहुत सहायता करेगा। इसीलिए इस विषय को एवरग्रीन सब्जेक्ट कहा जाता है और लगातार हर कालखंड में इतिहास विषय को पसंद किया जाता है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि इस विषय के बारे में आज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन करेगा कि इतिहास विषय को लिया जाए, क्योंकि रोचक कथाएं हैं, रोचक जानकारियां हैं और इसके साथ साथ ये आपको आईएएस में सिलेक्शन भी दिलाने का कार्य करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वही सेम बातें हैं। 250 नंबर का यह 500 नंबर का पेपर है और बहुत ही डिसाइडिंग रोल प्ले करता है आपको आईएएस बनाने में। और यह 3-3 घंटे का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, यहां पर हमने लिखा है कि वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को हम क्यों चुने, आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो इसमें ऐसा यही है कि लोग व्यक्तित्व के बारे में, हमारे महान पुरुषों के बारे में इसमें बातें की गई हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में चर्चा की गई है, प्रमुख व्यक्तित्व ने कैसे हमारे देश को आजादी दिलाई है। तो इस तरह से प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक के संदर्भ की बात इसमें 1964 यानी कह सकते हैं आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, यह तीनों अपने आप में बहुत ही अनूठा विषय है। यानी प्राचीन भारत आप पढ़ेंगे तो वेदों के बारे में जानकारी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी होगी, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी होगी। और यह रोचक जानकारी आप जैसे ही पहला चैप्टर शुरू करेंगे, आपको अगला चैप्टर पढ़ने का मन करेगा। तो यह विषय इतना लाभदायी है और यही कारण है कि इस विषय में कोई फेल नहीं होता है। इसीलिए यह विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका यूपीएससी आईएएस में। आप देखोगे बहुत सारे जो सिलेक्ट पर्सन हैं, आप देखोगे तो एक विषय उनका इतिहास, पहले 2 विषय हुआ करता था, लेकिन आज भी इतिहास विषय के एज ए ऑप्शनल विषय की प्रासंगिकता इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यह बहुत ही रुचिकर विषय है और ज्यादा से ज्यादा छात्र इस विषय को लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्कोरिंग है। इसमें निश्चित रूप से अगर आपके पास लिखने को आ जाए कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे या इन कारणों को आप इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक क्या कारण थे, तो निश्चित रूप से इसमें आपकी कलम चलेगी। यहां कलम आपकी रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने इसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पढ़ा है तो आप इसके कारणों की आसानी से चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक के बारे में लिखने को आ गया, उनके शिलालेखों के बारे में लिखने को आ गया। तो यह रोचक कहानियां आपने टीवी धारावाहिक में भी देखा होगा। तो ऐसे में अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो निश्चित रूप से आप कम से कम 150-200 शब्द लिखकर आ जाएंगे।
तो यही कहने का मतलब है, इसीलिए यह विषय स्कोरिंग है। और इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन, यानी आप सामान्य अध्ययन में इतिहास और कला और संस्कृति फर्स्ट पेपर में यह बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो वहां पर आपका समय बच जाएगा, यानी ऑप्शनल प्लस जीएस फर्स्ट पेपर में कम से कम 100 नंबर आपको यह दिला देगा। इसके साथ साथ यह निबंध लिखने में भी बहुत ही सहायता करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल देने होते हैं, उदाहरण लेने होते हैं, तो वहां भी मदद करता है। तब आप समझ गए होंगे कि यह कितना इंपॉर्टेंट विषय है। अब बात करते हैं आगे की ओर, यूपीएससी में इतिहास वैकल्पिक पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करें। तो अब जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके टेबल पर सबसे पहले आप कोई भी विषय आप ऑप्शनल ले रहे हैं, तो आपके टेबल पर पहले तो 10 साल का पुराना PYQ होना चाहिए, यानी 10 वर्षों का पुराना पेपर आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। और अगर पाठ्यक्रम को आप एक बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 3-4 बार पढ़िए और उस सिलेबस को देख करके फिर जो है आप कहां पहुंचना है, NCERT, यानी चलो फिर पुराने, चलो फिर बचपन की ओर चलें। यानी आप लोगों ने जो बचपन में किताबें पढ़ी हैं, CBSE बोर्ड की, NCERT की पुस्तकें पढ़ी हैं, जिन्हें आपने अपने घरों में रख दिया है बांधकर, उसको खोलने का समय आ गया है। और कृपया अपनी NCERT बुक्स को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। पहले में खूब तेजी से पढ़ें, दूसरे में अंडरलाइन करें और तीसरी बार उसकी नोट्स बना करके उसे फिर रख दें। और इस तरह से आपको जो शब्दावलियां हैं बहुत ही सरल भाषा में NCERT को बताया गया है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप फिर उसके बाद विभाजन, यानी उसके बाद क्या है, शुरुआत आप NCERT से करें, फिर किताबों का, लास्ट में मैंने किताबों की सूची दिया है, तो वहां से उन किताबों को आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम का विभाजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी अब जैसे ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व भूगोल, विश्व इतिहास, इन सब को आपको अलग अलग पार्ट में बांट लेना है। और इस तरह से अलग अलग पार्ट में बांटना, इसके साथ साथ इन युद्धों को, जैसे पानीपत का बैटल है, पानीपत का युद्ध, कर्नाटक का वार है, कलिंग युद्ध है, तो यह युद्ध की पृष्ठभूमि या हमारे जो पुरातत्ववेत्ता स्थानों को खोज रहे हैं, हड़प्पा कालीन स्थल मिल रहे हैं, उन स्थलों को डिनोट करने के लिए मानचित्रावली का प्रयोग, यानी आपको जैसे भूगोल में मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, इतिहास को भी आप मानचित्र के माध्यम से कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो मानचित्र में ऐसे बना करके लिख दीजिए बाल गंगाधर तिलक गुजरात, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार। इस तरह से भी पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस तरह से विगत वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करें, प्रमाणित पुस्तकों का उपयोग करें, और पुस्तकों की लिस्ट मैंने लास्ट में दे दी है। और प्रत्येक खंड के लिए घटनाओं के कारण, जैसे 1857 के विद्रोह के पीछे कारण क्या था, सम्राट अशोक इतना बड़ा, इतने लोगों की हत्या किया था, एकाएक उसके अंदर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्यों वो बौद्ध बन गया, इसके पीछे क्या कारण था, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। तो इस तरह से कारण और उसके जो है महत्व, आलोचना, उपलब्धियां, यानी सम्राट अकबर की क्या उपलब्धियां थी, अशोक की क्या उपलब्धियां थी, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां थी। तो इस तरह से जो है आपको सोचने पर मजबूर होना है। यानी आप इस तरह से सोचिए कि परीक्षक जब कॉपी आपकी जो है उसके सामने पहुंचे तो वह नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह से उत्तर आपको लिखना है प्यारे छात्रों।
तो इस तरह से अतीत यानी नोट्स बनाएं, अतीत के प्रमुख व्यक्तित्व, भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था आदि पर टिप्पणियों का भी अध्ययन करें। हां, कि कैसे इसको जो है कोरिलेट किया जाए। आजकल क्या है, लॉर्ड कर्जन की तुलना भारतीय नेताओं से कर दी जाती है कई बार, या जो है प्राचीन काल के राजाओं, अब जैसे सम्राट अशोक के समय की व्यवस्था या शिवाजी के समय की शासन व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था कैसे प्रासंगिक है, इस तरह से कनेक्ट करके जोड़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप देखोगे यह महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो अब यहां पर आप यह आपके समक्ष सिलेबस है, इस सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर स्रोत देख सकते हैं, फिर प्रागैतिहास और आदि इतिहास के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका उद्गम कहां हुआ, इसके क्या क्या स्थलों के नाम, मैपिंग के सहित आपको पढ़ना है, यह ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ महापाषाण युगीन संस्कृतियां, फिर आर्य वैदिक काल जिसमें आप वेदों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, फिर महाजनपद काल, 16 महाजनपदों का अध्ययन, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर उत्तर मौर्य काल, हाँ यूनानी, शक, कुषाण, ये सीधे आता है। इनके बारे में आपको यूपीएससी प्री में भी, आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, साथ साथ आपको ऑप्शनल में उत्तर मौर्य काल। इस तरह से यह आप देख सकते हैं, प्रारंभिक राज्य और समाज, पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत, गुप्त वंश, वाकाटक, वर्धन वंश, गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य। तो इस तरह से यह सब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। फिर मध्यकालीन भारत, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब, और एक तरह से देखा जाए तो मुगल वंश का अंतिम शासक 1857 का अंतिम बहादुर शाह जफर, जिसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो इस तरह से यह कालखंड को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अलग अलग विभाजन करके पढ़ेंगे तो आप इतिहास में पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगे और निश्चित रूप से आप एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, चोल वंश है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाज। तो यह सिलेबस को आपको खूब अच्छे से समझना है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, ये देख रहे हैं ना, इल्तुतमिश और बलबन का शासन, तो इनकी शासन प्रणाली पूछता है। खिलजी वंश, हाँ खिलजी क्रांति, अफसरशाही, फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद सल्तनत पीरियड के बाद किसका, बाबर का समय आता है, मुगल वंश स्थापित करता है। यहां पर देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश, हाँ इस तरह से यह पूरा मध्यकालीन भारत को आपको अच्छे से, अकबर को आपको अलग से पढ़ना होगा। और 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां क्या थी, इनकी कार्य पद्धति कैसी थी, इसके बारे में। तो यह आप देख सकते हैं मुगल राज्य का स्वरूप कैसा था, इन सब के खिलाफ कौन कौन ने विद्रोह किया था। अहोम साम्राज्य, शिवाजी, बहुत ही, मराठा साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यह पूरा मुगल कालीन साम्राज्यकालीन संस्कृति, तो इसी में कला और संस्कृति दोनों जुड़ जाता है। फिर इसके बाद आता है, यहां पर देख सकते हैं मुगल चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और 18वीं शताब्दी यानी मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण था, यह इतना बड़ा साम्राज्य कैसे धीरे धीरे ढहता चला गया। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं, निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष, मराठा राजकोषीय वित्तीय व्यवस्था। तो ये इनको आप खूब अच्छे से पढ़िए, फिर टेक्स्ट बुक पढ़िए, नोट्स बना करके इनको रख दीजिए, और यही आपको बहुत ही अच्छे अंक मुख्य परीक्षा में देंगे। अब बात आती है दूसरा प्रश्न पत्र, सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में यूरोप का प्रवेश, यानी कौन सी कॉलोनी सबसे पहले भारत में आई, यानी पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए 1961 में गोवा से।
तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। और भारत में ब्रिटिश प्रसार और भारत में अंग्रेजों ने किसके साथ संघर्ष किया? तो मुगल कालीन राजाओं के साथ संघर्ष किया, मराठाओं के साथ संघर्ष किया, बहुत सारे स्थानीय राजाओं के साथ भी अंग्रेजों ने संघर्ष किया, जिसमें सहायक संधि, हड़प की नीति, बहुत सारी नीतियां लाकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। इसके पीछे क्या कारण था? ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर भारत के क्या प्रभाव पड़ा? इस तरह से हर एंगल पर सोचने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से यह देख सकते हैं, यह आपको जीएस में भी काम आएगा। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्थान, ये सारे आंदोलन, गांधी जी का उदय, 1915 को भारत में गांधी जी का आगमन होता है और 1919 से लेके 1947 तक का जो है वह गांधी युग कहलाता है। जैसे 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी युग कहलाता है, 1905 से लेकर 1919 तक क्रांतिकारी युग कहलाता है और 1919 से 1947 तक गांधी युग के रूप में जाना जाता है। तो इसको अलग अलग पार्टों में बांट लें, निश्चित रूप से आपको यहां पर बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। और इस तरह से एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, प्रबोध एवं आधुनिक विचार, यानी जैसे कांट और रूसो के विचार, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार, इन सब को भी आपको जोड़कर पढ़ना है। और आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, यूरोपीय राज्य प्रणाली, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अब्राहम लिंकन के संदर्भ में अमेरिकी सिविल युद्ध, इन सब को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। औद्योगिकीकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, तो इन सब को आपको क्रमवार देखना है। देख रहे हैं ना, ये साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, क्रांति एवं प्रतिक्रांति, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके कारण, परिणाम, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब पर आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व ध्रुवीय शक्तियों में बट गया, शीतकालीन युद्ध शुरू हो गया। तो इस तरह से तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता का आविर्भाव, संयुक्त राष्ट्र, देख रहे ना, ये आपको आईआर में भी मदद करेगा। और इस तरह से औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, अरब विश्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। तो यह सिलेबस देखने में आपको भारी भरकम लग रहा है, लेकिन अगर जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो यह जैसे नहीं, जैसे फिल्मों में पर्दा गिरता है, तो ऐसे पर्दे खुलते चले जाएंगे और आप धीरे धीरे इतिहासकार बन जाएंगे और आपका इतिहास पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको इतिहासकार नहीं बनना है, आपको आईएएस बनना है। तो निश्चित रूप से यह परत दर परत खुलता चला जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होता है। तो निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित कर सकेंगे। अब यहां पर देखिए, यह प्रश्न पत्र है, तो यह हमने इसीलिए दिखाया कि साथ में प्रश्न पत्र बहुत जरूरी है। इसको एक बात देखिए, यहां पर देखिए प्रागैतिहासिक दिया हुआ है ना, ये सारे बौद्ध, ये जितने भी लोकेशंस हैं, इनको मैप के थ्रू आपको देखना है, तभी इसमें काम आएगा। देखिए प्रश्न की प्रकृति, जैसे अशोक का शिलालेख, लघु शिलालेख, तो ये सब मानचित्रावलियों को आपको देखना है। और देखिए यहां मानचित्र में दिया गया है पॉलिटिकल मैप में, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर देखिए प्रश्नों को, इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए और इस तरह से देख सकते हैं यह मौर्य साम्राज्य का प्रारंभिक परिदृश्य क्या था। देखिए 150 शब्दों में सेक्शन और सेक्शन बी, इस तरह से 15-15 अंकों के, 20-20 अंकों के यह प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। 18वीं शताब्दी के सदी के भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रभाव का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करना है। तो इस तरह से भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना के फलस्वरूप हुई
नगरीकरण की प्रक्रिया का परीक्षण करें। अब देखिए, परीक्षण करें, मूल्यांकन करें, टिप्पणी करें, महत्व क्या है, भूमिका क्या है, इन शब्दों पर आपको खेलना है और इसी तरह से उत्तरों को आप आसानी से, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि इन प्रश्नों को देखिए, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से सेकंड पेपर में अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी वही बात है, 10-10 अंकों का है, 15-15 अंकों का दिया गया है। भारत में ब्रिटिश राजस्व नीतियों के फलस्वरूप कृषि का जो है वानिकीकरण की में गति में वृद्धि हुई, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब देखिए, वन अधिनियम की भी यहां चर्चा होगी, हमारे देश के ऊपर बहुत सारे एक्ट लगाए गए। तो इस तरह से इन पेपर्स को, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखिए प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए, देखिए रेखांकित कीजिए, विवेचना कीजिए, इन सब व्याख्या कीजिए। तो इन सब शब्दों को आपको समझना है और यह निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा अंक देंगे। तो यह पेपर्स को देखिए। फिर अब बात करते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेटजी सब कुछ बात कर लिया। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पुस्तकें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास, रामशरण शर्मा, एनसीईआरटी। भारत का प्राचीन इतिहास में झा एवं श्रीमाली की भी बुक आती है। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक, उपेंद्र सिंह की आती है। एनसीईआरटी की कक्षा 11, प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, नई एनसीईआरटी कक्षा 12 की। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र, एनसीईआरटी। मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल, सतीश चंद्र। मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल 2, सतीश चंद्र। तो ये 2 पार्ट में है, इसे देख सकते हैं। इसी तरह से मेडिवल हिस्ट्री के लिए हरिश्चंद्र वर्मा की भी बुक बहुत अच्छी है और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जदुनाथ सरकार की बहुत ही सुंदर लिखी गई पुस्तक है। और भारतीय इतिहास के कुछ विषय नई एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। इसी तरह से आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो बिपिन चंद्र, एनसीईआरटी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्र। आधुनिक भारत का इतिहास, आरएल शुक्ल। आजादी के भारत, बिपिन चंद्र। प्लासी से विभाजन, और एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, वो भी बहुत मदद करती है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और भारतीय इतिहास के कुछ विषय नई एनसीईआरटी। विश्व इतिहास के लिए सबसे अच्छी अगर बात की जाए तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, यहां पर देख सकते हैं, कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़ें। और यहां पर देख सकते हैं 12वीं क्लास की एनसीईआरटी समकालीन विश्व के लिए, अर्जुन देव की एक पुस्तक आती है और दीनानाथ वर्मा। तो इन सब पुस्तकों का समग्र अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ इग्नू की अगर आपको नोट्स मिल जाए तो वो बहुत हेल्प करेगी। और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के लिए तो यहां पर देख सकते हैं परीक्षा विश्लेषण आधारित नोट्स भी बनाएं, पुराने पेपर्स को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखकर नोट्स बनाएं। और इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा की भी पुस्तक, एएल बाशम की, और इतिहास मानचित्रावली स्पेक्ट्रम की यूज कर सकते हैं। कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से इन सारी पुस्तकों को अच्छे से आप पढ़ करके, अंडरलाइन करके इनकी नोट्स बनाएं। निश्चित रूप से यह विषय आप कहोगे कि वास्तव में यह विषय लेकर के हमने बहुत अच्छा किया और एक बहुत ही अच्छी रैंक आपको यह प्रदान करेगा। जीएस में भी आपको मदद करेगा, निबंध में भी मदद करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो हमारा प्लूटस आईएएस आप लोगों के लिए ऑप्शनल विषय ला रहा है, इतिहास का, भूगोल का। तो आप जरूर यहां संपर्क करें और यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लूटस आईएएस में आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।